नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं आपके साथ सोनिका सिंह। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, जिससे चारधाम की यात्रा को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं वो भी काफी प्रभावित हुई हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश हो रही है, वहां हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी से प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर बेस कैंप पैदल मार्ग पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब मात्र 24 दिन बचे हैं, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ यात्रा की तैयारियां बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। पहाड़ों में लगातार मौसम खराब हो रहा है। जहां एक और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आने लगी हैं। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी निचले इलाकों में बारिश और 3500 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई है। बारिश की वजह से केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्ग में हो रहे काम प्रभावित हुए हैं। वहीं बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए भी ये बारिश काफ़ी बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि इस महीने चारधाम यात्रा में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और यात्रा की शुरुआत में मात्र 20 दिन का वक्त बचा है, लेकिन बारिश की वजह से जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जानी है। बरेली जेल में बंद उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अशरफ को एक बार फिर प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में बरी होने के 48 घंटे बाद माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ पर अब उमेश पाल की हत्या के मामले में कानून का शिकंजा कसने लगा है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस अब अशरफ की रिमांड लेने के लिए उसे वापस बरेली जेल से प्रयागराज ला रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बरेली जेल से अब उसको प्रयागराज ले जाया जा रहा है और प्रयागराज पुलिस बरेली जिला जेल पर पहुंच चुकी है और यहां से अब उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज ले जाया जाएगा। दरअसल उमेश पाल की हत्याकांड की जांच के बाद सामने आया था कि उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटर्स ने वारदात को अंजाम देने से पहले बरेली जेल में जाकर अशरफ से मुलाकात की। तभी से अशरफ प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की रडार पर है। जेल वो जेल है, यहीं से उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप ये है कि हत्याकांड से पहले शूटर बरेली जिला जेल में पहुंचे थे और यहां पर हत्या का पूरा साजिश रची गई थी। उसके बाद उमेश पाल की हत्या प्रयागराज में की गई थी। 28 मार्च को ही अशरफ और उसके बड़े भाई अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में फैसले के लिए प्रयागराज लाया गया था और इस मामले में उम्र कैद मिलने के बाद अतीक को वापस गुजरात की और अशरफ को बरी होने के बाद बरेली जेल रवाना कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए अशरफ प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो अब मायावती की पार्टी बीएसपी ने उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका दे दिया है। मात्र 3 महीने में मायावती का अतीक परिवार से मोहभंग हो गया। बसपा की मुखिया मायावती ने सजायाफ्ता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका दिया है। मायावती ने मेयर चुनाव के लिए शाइस्ता का टिकट काट दिया। बसपा ने अब किसी नए चेहरे को टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान 3 अप्रैल को प्रयागराज में होने वाली पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में औपचारिक तौर पर किया जाएगा। नए उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए मायावती ने 2 अप्रैल को लखनऊ में पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक भी बुलाई है। मायावती की पार्टी बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट काटे जाने का फैसला कर लिया है। 3 अप्रैल को प्रयागराज में पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में ही बयान जारी कर ये साफ कर दिया जाएगा कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी खत्म की जा रही है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने इसी साल 5 जनवरी को बीएसपी की सदस्यता ली थी। इस मौके पर सरदार पटेल संस्थान में आयोजित जनसभा में बीएसपी ने प्रयागराज में मेयर की सीट के लिए शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान भी किया था। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट केस के बाद पूरा मामला उलट गया। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद से शाइस्ता फरार है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। डीएस चौहान के रिटायर होने के बाद अब यूपी के नए डीजीपी ने प्रदेश के पुलिस महकमे की कमान संभाल ली। आरके विश्वकर्मा यूपी के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हालांकि आरके विश्वकर्मा भी कार्यवाहक डीजीपी ही होंगे। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपकी बात मुझे हिट करने का मौका दिया है। पूर्वांचल के जौनपुर के रहने वाले आरके विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। नियुक्ति से पहले पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसके अलावा आरके विश्वकर्मा के पास EOW डीजी की जिम्मेदारी भी थी। सपा सरकार में विश्वकर्मा आईजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पदभार संभालने के बाद आरके विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको बिल्कुल औकात पर रखा गया है। उसी तरह से
उसको आगे बढ़ाते हुए और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और माफियाज हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा। जिस वक्त डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने कार्यभार संभाला उसके ठीक पहले 5 आईपीएस अफसरों का तबादला भी हो गया। डीजी जेल आनंद कुमार को डीजी सहकारिता बनाया गया है, जबकि एसएन सावत को डीजी जेल, एम.के. बशान को डीजी पावर कॉर्पोरेशन और प्रशांत कुमार को लॉ एंड ऑर्डर के साथ ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। नगर विकास विभाग की तरफ से सीटों के आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लिहाजा सपा ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद निकाय चुनाव के दावेदारों ने दम लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में लखनऊ के पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने अलग अलग जिलों से आई टिकट की इच्छा रखने वालों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कई पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी भी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, जिनके साथ अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव की रणनीतियों पर मंथन किया। पूरी तैयारी है और हम लोग पूरी कमर कसे हुए हैं। समाजवादी पार्टी ही ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में जीतेगी और बीजेपी का यहाँ से डाउनफॉल शुरू होगा। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के निकाय चुनाव के अंदर चाहे नगर पालिकाएं हों, चाहे नगर पंचायतें हों, चाहे नगर निगम हो, भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। दरअसल सपा की कोशिश है कि बूथ स्तर तक जो कमेटियों का गठन किया जा रहा है उसके जरिए निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव सभी सियासी दलों के लिए बहुत अहम है। यूपी निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आरक्षण सूची जारी होने के बाद भाजपा ने अपने विजय प्लान को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया। निकाय चुनाव की मोर्चाबंदी के लिए भाजपा ने अभी सभी मोर्चों को लगा दिया है। हर मोर्चे को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस उम्मीदवारों के चुनाव पर है। भाजपा का प्लान है कि प्लान और परिस्थितियों के हिसाब से कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। हमारे एक संगठन की प्रक्रिया है और हम नीचे से बातचीत करके विचार विमर्श करके अलग अलग स्तर पर इन सब चीजों का निर्णय करते हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्लानिंग के साथ साथ भाजपा नेताओं ने सपा पर प्रहार भी तेज कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि निकाय चुनाव में सपा का खाता तक नहीं खुलेगा। सरकार की ओर से लगातार ये स्पष्ट किया गया था कि जो पिछड़े वर्ग का 27% का आरक्षण है उसको सुनिश्चित कराते हुए ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। और आज समाजवादी पार्टी के मुंह पर एक तरह से ये तमाचा है, क्योंकि यह साजिश नाकाम हो गई। बीजेपी के दयाशंकर सिंह तो मानते हैं कि सपा के मुखिया सिर्फ बयान देते हैं, पार्टी की साख जमीन पर खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी केवल बयान देती है कि तैयारियों की कोई तैयारी नहीं, उनके पास वोट ही नहीं है, वो तो आजकल बंगाल में घूम रहे हैं। जाहिर है यूपी में नगर निकाय के बाद लोकसभा चुनाव होना है और इसलिए नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव से पहले यूपी को मिल सकती है रफ्तार की सौगात। रैपिड रीजनल रेल के पहले फेज का काम अब तेजी से चल रहा है, जिसका फीडबैक लिया मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने। देश की पहली रैपिड रीजनल रेल की शुरुआत जल्द होने जा रही है। इसका ट्रायल रन चल रहा है। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाले इस रैपिड रीजनल रेल के पहले फेज का काम कहां तक पहुंचा, इसका जायजा लिया मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने। दुर्गा शंकर मिश्र ने दुहाई डिपो से रैपिड रीजनल रेल में बैठकर साहिबाबाद स्टेशन तक सफर किया और कहा कि तय समय से पहले पहला फेज पूरा होगा। देखिए, इसका तो पहले टाइमलाइन रखा गया था, जून 2023 रखा गया था, लेकिन उसके बहुत पहले, मतलब मुझे पूरा विश्वास है जो काम दे करके उसके बहुत पहले हम इस काम को इसका शुरुआत करा देंगे। जनता के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होगा। बता दें कि पहला फेज गाजियाबाद की दुहाई से साहिबाबाद तक का है। 17 किलोमीटर का सफर 12 मिनट में तय होगा। इस बीच 5 स्टेशन है: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। इस रूट पर 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ट्रायल रन भी हो चुका है। आशा जताई जा रही है कि निकाय चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फेज का उद्घाटन कर सकते हैं। जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के दुर्गा शंकर मिश्र, वो पहुंचे हैं और वो पहुंचने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो पीएमओ में देंगे और उसके बाद किसी भी वक्त एक समय मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए। और बड़ी खबर प्रयागराज से यहाँ पर आ रही है। उमेश पाल शूट आउट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता परवीन और फरार शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है।
तो अतीक की पत्नी शाइस्ता की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। प्रयागराज के एमपीएमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी पाई गई थी शाइस्ता परवीन। आपको बता दें कि उन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। साथ ही साथ वो लगातार फरार चल रही है, उनकी तलाश लगातार जारी है पुलिस को। 25,000 का इनाम उन पर घोषित किया गया था, उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। फुटेज खंगाले गए थे, लेकिन उसके बाद आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है, जो कि एमपीएमएलए कोर्ट में होने वाली है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है शाइस्ता परवीन। अतीक अहमद, जिसे उम्र कैद की सजा जहां पर सुनवाई गई है। उमेश पाल अपहरण केस में अब शाइस्ता परवीन की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज होने जा रही है। शाइस्ता परवीन जो कि फरार चल रही है और 25,000 का इनाम इस पर घोषित है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने सवाल किया है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है और सरकारी मदद लेने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा देना क्या संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया है। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र के अल्पसंख्यक विभाग के सचिव और यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने ये माना है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे ये बताने को कहा है कि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने से संविधान का पालन हो रहा है या उसका उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने जौनपुर के सुदनीपुर में संचालित हो रहे मदरसा समदानिया इस्लामिया के एक शिक्षक एजाज अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है, जिन्होंने वेतन से जुड़े विवाद को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी है। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बेमौसम बारिश ने अन्नदाताओं के अनुमानों पर फिर से पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो गया है और अगले 2-3 दिन भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बेमौसम बारिश से ठंड फिर लौट आई है। मौसम भी सुहावना हो गया, लेकिन अन्नदाताओं के माथे पर चिंता की लकीर घिराई है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है सहारनपुर की, जहां बेमौसम बारिश ने खेत में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को बर्बाद कर दिया है। ऐसी ही तस्वीरें बिजनौर, श्रावस्ती, मथुरा समेत कई जिलों से भी देखने को मिली है, जहां कुदरत के आसमानी कहर ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले हफ्ते भी बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। ऐसे में कुदरत की मार से परेशान किसानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अभी भी किसानों को आसमानी आफत से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। मौसम विभाग ने 2 से 3 अप्रैल तक बारिश की आशंका जताई है। यूपी में मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी और पूर्वांचल में तेज बारिश की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए करीब 50 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। आशा है कि सरकार जल्द ही अन्नदाताओं के लिए बड़े फैसले लेगी, जिसमें बेमौसम बारिश से परेशान किसानों के माथे पर पड़ी शिकन कम हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।